हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पिछली वीडियो में आपने इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स देखे कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी। उसके अलावा हमने दो सेक्टर भी स्टडी किए कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी क्या कंडीशन थी। तो आज हम इस वीडियो को आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम देखेंगे हमारा फॉरेन ट्रेड। तो चलिए इसके फॉरेन ट्रेड के हम पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि फॉरेन ट्रेड जो था ब्रिटिश ने वहाँ पे उसको फॉरेन ट्रेड को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि अपने बेनिफिट के लिए ब्रिटिश ने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया। किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। और इम्पोर्टर किस चीज़ का बना दिया? फिनिश गुड्स का। यानी कि इंडिया जो था उस टाइम पे इट बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज अ रॉ सिल्क एंड कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो एंड जूट। इस तरीके की जो चीज़ें थी, फसलें थी जो आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आती थी, तो वो रॉ मटेरियल जो था ब्रिटिश कहाँ लेके जाते थे? अपनी कंट्रीज़ में। एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर्स मीन्स उन्हीं चीज़ों से, हमारे ही रॉ मटेरियल से वो उनसे फिनिश गुड्स बनाते थे और दोबारा लाके इंडिया में ही उन चीज़ों को, फिनिश गुड्स को सेल करते थे। यानी कि उन चीज़ों के लिए हमारी कंट्री को वहाँ पे क्या बना दिया गया? इम्पोर्टर बना दिया गया। जहाँ पे जो फैक्ट्री थी, ब्रिटेन की फैक्ट्री जो थी, जो भी अपना वहाँ पे वो चीज़ें यूज़ कर रही थी सामान बना के, उसको इंडिया में जो सस्ते दामों के ऊपर सेल करा गया। सेकेंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड मीन्स ब्रिटेन ने अपना एक मोनोपोली कंट्रोल बना लिया इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर। यानी कि पूरे फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटिश वालों ने अपना कब्जा कर लिया था। एंड मोर देन द हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, यानी कि इंडिया का आधे से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड होता था वो सिर्फ कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड था? ब्रिटेन के साथ, वहीं पे हो रहा था। उसके अलावा जो रेस्ट था, मतलब बाकी का जो ट्रेड था वो किसके साथ हमें अलाउड था? कुछ कंट्रीज़ के साथ अलाउड था, जैसे कि चाइना, श्रीलंका और ईरान। बाकी का ट्रेड जो था हमारा किसके साथ हो रहा था उस टाइम पे? ब्रिटेन के साथ हो रहा था। थर्ड पॉइंट आप इसमें पढ़ोगे, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ मीन्स इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करना। ड्रेन होता है एक जगह से निकाल के सारा खींच लेना। तो इंडिया की जो वेल्थ थी उसको कौन ड्रेन कर रहा था? ब्रिटिश। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड रिजल्टेड इन द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, कि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था नो डाउट वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट कर रहा था, पर उस सरप्लस का क्या फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को मिल रहा था? नहीं। तो उसका फ़ायदा कौन उठा रहा था? दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। मीन्स ये जो हम सरप्लस जनरेट कर भी रहे थे, इसके लिए अब इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ी जो कॉस्ट थी वो पे करनी पड़ी। तो वो क्या कॉस्ट थी? सबसे पहले तो एज अ एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, कि हमारा जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स था जिसमें सारा रॉ मटेरियल आता है, उसके लिए हमें क्या बना दिया गया? एक्सपोर्टर बना दिया गया। जितनी भी चीज़ें थी, फूड ग्रेन्स थे, क्लोथ्स थे, केरोसिन था, जिन चीज़ों की डोमेस्टिक मार्केट थी, इन चीज़ों की हमारी इंडिया में तो उन चीज़ों की कमी होगी और ये बाकी सारा सामान कहाँ जाना शुरू हो गया? बाहर जाना शुरू हो गया। सेकेंड, इट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, rather this export surplus was used to make payment for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain। मीन्स जो सरप्लस हम जनरेट कर रहे थे, जो पैसा इंडियन इकोनॉमी बना रही थी, अब वो पैसा किस तरीके से यूज़ करा जा रहा था? वो पैसा इंडियन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ करा जा रहा था अपने खुद के जो भी उनके ऑफिशियल एक्सपेंसेस थे उनको पे करने के लिए। या उन्होंने इंडिया में क्या करा, एक कॉलोनियल गवर्नमेंट जो सेटअप की हुई थी उनके एक्सपेंसेस पे करने में सारा पैसा जो था वो जा रहा था। दूसरा, मीट वॉर एक्सपेंसेस फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उन सब का भी जो वॉर का खर्चा था, लड़ाइयों का, वो खर्चा भी वो कहाँ से पूरा करते थे? जो पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा था? हमारी इंडियन इकोनॉमी से। एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ऑल दिस लेड टू ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, कि जो इनविजिबल आइटम्स थी उनका जो इम्पोर्ट था वो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी इंडियन वेल्थ जो थी वो पूरी क्या हो रही थी? वो ड्रेन हो रही थी। यानी कि पूरी तरीके से उसको ब्रिटिश जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही थी।
तो ये कंडीशन थी आपके उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड की। अब नेक्स्ट देखेंगे कि उस टाइम पे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या आ जाएगा कि उस टाइम पे जो था पॉपुलेशन किस तरीके की थी या पॉपुलेशन डिवाइडेशन किस टाइप से जो है था उस टाइम पे कैटेगराइज हुई थी। इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल जो सेंसस ऑपरेशन था वो कब किया गया, 1881 में। जो कुछ ईयर्स यहाँ पे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा कि सबसे पहली बार इंडिया की जो पॉपुलेशन की गणना थी वो कब करी गई, 1881 में। इट रिवील दैट इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज अनइवन। तो उस सेंसस से हमें क्या पता चला कि जो इंडियन की पॉपुलेशन थी वो बड़ी अनइवन तरीके से ग्रो कर रही थी। जैसे कि बिफोर 1921 यानी कि 1921 से पहले इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921 कि 1921 के बाद जो है वो एक सेकेंड स्टेज जो थी हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की शुरू हुई। और उसी 1921 को हम कौन सा ईयर कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इस लाइन को भी आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कौन से ईयर को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो आपने याद रखना है 1921 को, ठीक है। द सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर नॉट इनकरेजिंग कि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के राज में जो भी सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर थे। अब सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या होते हैं कि आपका जो समाज है वो कितनी तरक्की कर रहा है, वो हमें कहाँ से पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो थे कितने पढ़े लिखे थे, या उनकी जो पॉपुलेशन थी, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, या कितनी लंबी उम्र वो जी रहे थे, या कितनी फैसिलिटीज़ को वो एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारे इंडिकेटर होते हैं जहाँ से हम कुछ देख सकते हैं कि कोई सोसाइटी कितनी डेवलप है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने इसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट जो थी वो नहीं दिखाई। उस टाइम पे ओवरऑल हमारा लिटरेसी लेवल क्या था, इट इज़ लेस देन 16%। लिटरेसी लेवल मीन्स कि उस टाइम पे कितने जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, यानी कि वो 16% से भी कम जो थे वो पढ़े लिखे थे। और उस 16 में से भी जो फीमेल लिटरेसी लेवल था वो सिर्फ कितना था, 7%, या सिर्फ 7% जो थी वो फीमेल वो पढ़ी लिखी थी। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो वर ईदर अनअवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडुकेटेड कि पहली तो वो अवेलेबल ही नहीं थी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए, और दूसरा अगर कहीं कहीं वो अवेलेबल भी थी वो हाईली इनएडुकेट थी, मतलब इनसफिशिएंट थी, उन लोगों के लिए पर्याप्त वो नहीं थी। तो अब हम देखते हैं कि उस टाइम पे डेमोग्राफिक कंडीशन जो थी वो एग्जैक्ट में क्या थी। तो सबसे पहला फीचर्स आप इसमें आप क्या पढ़ोगे कि हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि उस टाइम पे आपका बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों क्या थी, हाई थी। अब बर्थ रेट क्यों हाई था, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेडिकल अवेयरनेस नहीं थी उनके बीच में कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से डेथ रेट भी क्या था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई था। सेकेंड इसमें पॉइंट आप क्या लिखोगे कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों का भी जो डेथ रेट था पर 1000, अगर आप 1000 के पीछे आप उस रेट को आप अगर निकालते हो तो वो भी डेथ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। क्यों था, बिकॉज़ तब भी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी अवेलेबल नहीं थी, हॉस्पिटल्स तो वहाँ पे ना के बराबर थे, तो वो रेट भी वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई था। थर्ड फीचर में आप इसके क्या लिखोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन कितनी जीता है। तो वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि जो एक नॉर्मल इंसान था या उनकी एक ज़िंदगी हम कहते थे वो कितने साल तक जीता था, वो 32 ईयर्स तक। जबकि अब अगर हम अपनी निकालें कि एक नॉर्मल इंसान जो है 65-68 तक लाइफ जो है वो अपनी जो है वो जी सकता है। अब उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उनकी जो लाइफ जीने की जो एवरेज उम्र थी वो भी क्या थी, वो बहुत कम थी। उसके अलावा जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वो आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुकी हो कि वो भी कम था, जिसमें से फीमेल का लिटरेसी लेवल उससे भी ज़्यादा कम था। और एक्सटेंसिवली पॉवर्टी जो थी पूरे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में प्रिवेल कर रही थी, यानी कि पूरी गरीबी थी। और वहाँ पे इंडियन का जो पॉपुलेशन का प्रोफाइल देखें वो बहुत ही ज़्यादा एक वर्स कंडीशन में था। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे कि इंडिया का उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मीन्स यहाँ पे एक पॉपुलेशन को
आप एक वर्किंग पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या है, आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है आपका? एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि एक खेती बाड़ी से रिलेटेड है। तो उसमें कितनी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो देखेंगे हम। सेकेंडरी में आपकी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, उसमें कितनी पॉपुलेशन थी। तो फीचर्स क्या थे आपके इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में? अगर आप देखोगे कि उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहते हैं? एग्रियन इकोनॉमी। मींस इंडियन इकोनॉमी का एक मेजरली पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो था वो हमारा एग्रीकल्चर था। सेकेंड, एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स। इनसिग्निफिकेंट मतलब एक नाम मात्र, ना के बराबर जो था पॉपुलेशन जो थी हमारी वो इंडस्ट्री सेक्टर में जो था अब इन्वॉल्व थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और आपके सर्विस सेक्टर आ जाते थे। और आपको जो वहाँ पे रिकॉर्डेड क्या लिखना है? 10% जो पॉपुलेशन का हिस्सा था जो वो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करता था। नेक्स्ट, रीजनल वेरिएशन। अब रीजनल वेरिएशन का क्या मतलब है? रीजन होते हैं जो क्षेत्रों में आप काम कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। मतलब कि कहीं कोई एक पार्ट जो है आपका इक्वली डेवलप नहीं था। तो देयर वॉज अ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, तो और कुछ पार्ट जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी का एंड बॉम्बे एंड वेस्ट बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। यानी कि इंडिया का जो कुछ हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था और कुछ हिस्सा जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व था। However, during the same time, there had been an increase in the share of workforce in agriculture in states such as उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। यानी कि आपको ये स्टेट याद रखनी है यहाँ पे कि उस टाइम पे कौन सी स्टेट थी जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ काम कर रही थी? एग्रीकल्चर में। तो उसमें कौन सी आती है आपकी? उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। और ये स्टेट्स कहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व थी? अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। अब नेक्स्ट हम करेंगे, समझेंगे कि उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो कैसा हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अंडर डेवलप था, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो अंडर डेवलप्ड क्यों था? एब्सेंस ऑफ गुड रोड्स, अच्छी सड़कें नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं था, हेल्थ नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। तो इन एफर्ट्स की वजह से उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या था? हमारा अंडर डेवलप था। बट जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के रूल के दौरान उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करा, पर उनका मेन मोटिव क्या था? इंडिया को डेवलप करना नहीं था। देयर मेन मोटिव वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज़ टू द इंडियन पीपल बट फॉर देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्री ने आके अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना था। अब वो जो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जाएंगे? उनको ले जाने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना। तो उन चीज़ों के लिए इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की शुरुआत करी। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करेगी ब्रिटिश रूल के अंडर, जिसमें आपके कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आएंगी? आपका रेलवेज़ हो गए, रेल लाइनें बिछाई उन्होंने, पोर्ट्स करे, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप। हाउएवर मेन एम क्या था फिर से उनके पीछे कि इस डेवलपमेंट को वो किस लिए कर रहे थे? वॉज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट रेदर देन द प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज़ टू द पीपल। यानी कि वो इंडियन के लिए, इंडियन पीपल के लिए नहीं था, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को और स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करा। तो चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने अपने रूल के दौरान जो था इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करे। तो सबसे पहले हम रोड्स देखते हैं। उन्होंने रोड्स बनाई। क्यों बनाई? फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, अपनी आर्मी को इंडिया के अंदर लेके आने के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो वहाँ पे उन्होंने सड़कों का निर्माण किया। दूसरा क्यों किया? ड्रॉइंग आउट अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट टू द सेंड दीज टू इंग्लैंड। कि जो भी कंट्री साइड या जो भी विलेजेस थे वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे, उनको उन रोड के जरिए कहाँ भेजा जाता था? रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वहाँ से वो सामान कहाँ जाता था? उनकी इंग्लैंड इंडस्ट्रीज़ के पास। एंड देयर ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल weather roads to reach out the rural areas
during the rainy season, and this affect badly the people living in these areas, especially during a natural calamities and famines. मीन्स सड़कें उन्होंने बनवाई सिर्फ कहाँ, जहाँ पे उनको वहाँ पे जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी, यानी कि जो उनके विलेज रूरल एरियाज थे वहाँ तक पहुँचने का उनके पास कोई भी ज़रिया जो था गांव के लोगों के पास नहीं था। और जब भी स्पेशली बारिश का सीज़न या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी तो उनको जो उनकी लाइफ थी गांव में रहने वाले लोगों की बहुत बैडली जो थी वो अफेक्ट होती थी। दूसरा उन्होंने किसके ऊपर काम किया, रेलवेज़ के ऊपर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे आप याद रखना कि फर्स्ट टाइम जो था रेलवे इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया, ब्रिटिश में। और कब करा गया था, 1850। ये 1850 में आएगा आपका, 1853 यहाँ पे लिखा हुआ है। 1850 में जो था वो रेलवे आपका इंट्रोड्यूस करा गया था। यहाँ पे भी करेक्ट कर देती हूँ। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन को जो ब्रिटिश वालों ने इंडिया में करी तो सबसे एज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, क्योंकि रेलवे ने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से इफेक्ट जो था वो करा था दो तरीक़ों से। पहला क्या, इट इनेबल पीपल टू अंडरटेक अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, कि जो लंबी दूरी का सफ़र जो था उन लोगों के लिए उस चीज़ों को क्या बनाया गया, ईजी बना दिया गया। जिससे क्या ब्रेक हुआ, हमारे जो कल्चरल बैरियर्स थे या जो एक जगह से लोग दूसरी जगह जो डिस्टेंस लंबा था उन चीज़ों को लोग जो थे वो डिस्टेंस को पार करके रेलवे के थ्रू उस डिस्टेंस को हमने ख़त्म करा। सेकेंड, it fostered commercialization of Indian agriculture which adversely affect self-sufficiency of the village economies in India। यानी रेलवे के ज़रिए जो हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट तक हमारे विलेजेस के फार्मर सीमित थे, अब उन्होंने अपनी खेती को कौन सा नया आउटलुक देना शुरू कर दिया, कमर्शलाइजेशन। यानी कि अपनी वो खेती को अब कमर्शलाइज कर दिया, जहाँ जाके उनके रेलवे के ज़रिए वो अपना जो सामान था और जगह पे जाके भी जो सेल था वो कर सकते थे। तो नो डाउट उसका जो फ़ायदा है इंडियन लोगों को भी वहाँ पे कुछ हद तक गया। Thus the construction of railway led to a huge economic loss to the Indian economy। अब लॉस कैसे हुआ, वो जो इंडियन रेलवे उस टाइम पे ज़्यादा यूज़ किसके ज़रिए करा गया, ब्रिटिश वालों के ज़रिए, क्योंकि वहाँ से हमारा रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा था, इंडिया में रहने की बजाय बाहर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के पास जा रहा था। तीसरा चीज़ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या किया, वाटरवेज, यानी कि पानी के ज़रिए जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें बनाई। तो उसमें आपका क्या वाटरवेज में क्या था कि बिसाइड रेलवेज एंड रोड्स, कि रेलवे और रोड के अलावा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप लिए डेवलपमेंट करने के लिए, इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स, यानी कि उन्होंने इंडिया के अंदर भी और बाहर भी सी लेन्स बिछाई ताकि उस वाटर ट्रांसपोर्ट को भी वो लोग यूज़ कर पाएँ एज ए अपना जो सामान है जो वो बाहर वहाँ से भेज रहे थे। तो जो इनलैंड वाटरवेज था वो भी डेवलप किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश का। एंड इट प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कॉस्ट कैनल ऑन द उड़ीसा कॉस्ट। तो हमें अनइकोनॉमिकल क्यों पड़ा, क्योंकि वो किसकी कॉस्ट के ऊपर उन्होंने बनाया था, उड़ीसा के ऊपर, उड़ीसा की कॉस्ट के ऊपर। एंड दिस कैनल वॉज बिल्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट बट इट फेल टू कम्पीट विद द रेलवेज एंड फाइनली इट हैज़ टू बी अबेंडन। कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा के उन्होंने कैनल जो बनाया था, एट दी एंड वो जो था वो फेल हुआ, वो इतना उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर पाया रेलवे को, और एट दी एंड उसको क्या करा गया, अबेंडन मीन्स उसको ख़त्म कर दिया गया उनकी तरफ से। एंड लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। The British introduced as an expensive system of electric telegraph in India which served the purpose of maintaining law and order। यानी कि उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लेके आए, वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, यानी कि कम्युनिकेशन के एक सिस्टम को उन्होंने डेवलप करा जिसके ज़रिए वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, अपने जो मैसेजेस हैं वो अपनी अलग अलग जगह पे पहुंचा सकें। तो इस पोस्टल सर्विस ने डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, कि उन्होंने चीज़ें पब्लिक पर्पस सॉल्व करा पर इनसफिशेंट रही। तो इसमें उन्होंने कुछ उन्होंने लिखा है कि कौन कौन सी उन्होंने जो चीज़ें हैं उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर करी जो कि नोट करने वाली हैं, जिसमें कि आपकी टाटा एयरलाइंस और डिवीजन ऑफ टाटा एंड सन वो इस्टेब्लिश कब हुआ, 1932 में। देन ब्रिटिश ने स्टार्ट किया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग
क्लर्जी क्लास, एंड दे ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम भी उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके ज़रिए उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको मेंटेन करने की कोशिश करी। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ कि इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखें कि ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियन इकोनॉमी अगर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो क्या हमारे हाईलाइट पॉइंट्स जो वो रहे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या था, ओवर क्राउडेड था विद द सरप्लस लेबर सरप्लस बहुत ज़्यादा थी, एंड इट कॉन्टीन्यूज टू एक्सपीरियंस अ स्टैग्नेशन एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी अब हमारी किस कंडीशन पे थी उस टाइम पे, बहुत ही बैकवर्ड और स्टैग्नेंट पोजीशन पे। उसके अलावा द क्लैप्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि जो इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर था, फेमस था, जाना जाता था, उसको किस तरीके से ख़राब करा गया ब्रिटिश के ज़रिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को लाके। एंड जो फॉरेन ट्रेड था वो ओरिएंटेड जस्ट टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट करी भी वो सिर्फ किस चीज़ के लिए था, उन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी सिर्फ उनको फीड करने के लिए था, यानी कि खुद की इंडियन की डेवलपमेंट के लिए उसमें कोई भी जो कंट्रीब्यूशन था वो नहीं था। And some efforts were made by the colonial government to develop and improve certain infrastructures. नो डाउट कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स करी, बट उनके पीछे भी उनका क्या था, एक सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव था। इंडिया की जो था डेवलपमेंट के लिए नहीं था, कि हमारी उनका अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव था जिसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे डेवलप करा। तो इसके मद्देनज़र ये जो आपने सारी चीज़ें पढ़ी, तो उस टाइम में इंडिया में ज़्यादातर क्या थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, और जो इकोनॉमी की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स थी। अब ये टॉपिक का आपका लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटे। अभी अब तक हमने पढ़ा कि ब्रिटिश ने हमारे साथ क्या क्या करा, तो अब इससे ये निकलता है कि क्या उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था या ब्रिटिश रूल के रहते सिर्फ उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट ही करा। तो इस टॉपिक पे आप देखोगे कि जब ब्रिटिश गया तो कुछ पॉजिटिव साइड्स भी थी उनकी, या कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी थी जिसका इंडिया को बाद में फ़ायदा हुआ। तो वो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश रूल के? पहला था कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, यानी कि जाते जाते जो फार्मर्स, जब हम इंडिया जो फार्मर्स थे इंडिया के, पहले खेती सिर्फ किसके लिए करते थे, सेल्फ सफिशिएंट के लिए, यानी कि अपने लिए। उन्होंने उनको एक क्या नी दिशा दिखाई कि आप खेती जो है कमर्शियल पर्पस के लिए भी कर सकते हो, यानी कि वहाँ से फार्मर के अंदर क्या आया कि वो सरप्लस जनरेट करके मार्केट में सेल कर सकते थे। सेकेंड, इसी चीज़ ने यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करी, एम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि उनके ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, लार्जली इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें रेलवे से, जहाँ पे लोगों के लिए इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के नए नए जो थे मौके खुले, लोगों को काम मिला। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, जितने भी बंदरगाहें हैं वो ब्रिटिश द्वारा बनाई गई। प्रोविजन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, ये सर्विस से हमें कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, तो ये सर्विस भी किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, ब्रिटिश वालों के। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के गए हमें, तो पीछे से क्या छोड़ गए, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के गए जिसका फ़ायदा जो था आगे आने वाले हमारे इंडियन, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे इंडियन पॉलिटिकल्स ने उठाया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और उसी स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर जो हमारा अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको रखा गया। एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि हमारी कंट्री में एक बैंकिंग सिस्टम या मॉनेटरी सिस्टम को लाने वाले भी कौन थे, ब्रिटिश वाले थे। यानी कि जाते जाते कहते हैं कि अभी तक हमने जितने उनके नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़े, और जाते जाते वो हमें क्या कुछ पॉजिटिव देके गए। तो इसमें भी क्वेश्चन बच्चे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही, नेगेटिव इम्पैक्ट ही थे ब्रिटिश के, या उन्होंने कुछ पॉजिटिव भी करा। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड्स थी उनकी ब्रिटिश की, जो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।